तेल, ताकत और तनाव। ईरान के विरुद्ध अमेरिका और इजराइल की इस लड़ाई में अब दुनिया के कई सारे और देश भी जुड़ गए हैं, जिसमें भारत की भी परीक्षा हो रही है। शांति दूत डोनाल्ड ट्रंप ने भीषण युद्ध को जन्म दे दिया है। लैटिन अमेरिकन देश वेनेजुएला के प्रमुख निकोलास मादुरो को तो पहले उसके महल से उठाकर न्यूयॉर्क बरजबरन ले जाया गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। ट्रंप को और बल मिला और इस बल के साथ अमेरिका ने ईरान के प्रमुख अली खामेनी को खत्म कर दिया। खुद को शांति दूत कहने वाले और नोबेल प्राइज की याचना करने वाले ट्रंप पूरे पश्चिम एशिया को कसमकस की स्थिति में रख देने वाला कारण बने हैं। ईरान और इजराइल के बीच कई दशकों से शैडो वॉर चल रही थी और अब ये शैडो वॉर वास्तविक युद्ध में बदल चुका है और शायद ये वर्ल्ड वॉर 3 की ट्रेलर हो सकता है। आज इजराइल के कई सारे लोग बंकरों में जा चुके हैं और पश्चिम एशिया की हजारों फ्लाइट्स रद्द हो चुकी है। पैसेंजर्स परेशान हो रहे हैं। यूक्रेन और रशिया के युद्ध का भी कोई ठोस परिणाम अभी तक नहीं आया और इन सब के बीच अमेरिका ने और एक युद्ध खोल दिया है और इसकी असर अब हमारे घर आंगन में भी आ चुकी है। अब ये पूरी दुनिया की, खासकर साउथ एशिया की इकोनॉमिक तबाही का जो स्यापा शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है कंट्रोल ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स से। ये स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स जो छोटा सा एरिया है, यहाँ से ही साउथ एशिया, यूरोप और मिडल ईस्ट के बीच जो भी व्यापार होता था, जो भी इकोनॉमी टिकी हुई थी, उसके कंटेनर, जहाज और सप्लायर्स यहाँ से ही आते जाते थे। यूं मानो कि ये दोनों कॉन्टिनेंट और बहुत सारे देशों के बीच की जीवादोरी थी। अब इस छोटी सी जगह पर जियोग्राफिकल कंट्रोल ईरान का है और इसलिए इस वॉर के चलते ईरान ने इस पूरे एरिया को घेर कर बंद कर दिया, लॉक कर दिया। राइट नाउ इस पूरे एरिया पर ईरान का कब्जा है और एक्चुअली ईरान ने यहाँ पर टीयर्स बना दिए हैं, जिसमें टीयर 1 है चाइना। चाइना ईरान को डायरेक्ट सपोर्ट करता है, डायरेक्ट हथियार भी बेचता है, बहुत सारी हेल्प करता है, तो उसको तो इस स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज से जाने की पूरी परमिशन है। इसके बाद आता है टीयर 2। टीयर 2 में ईरान ने रखा है इंडिया को। इंडिया से भी ईरान की दोस्ती है। इंडिया बोलता है कि देखो भाई, तुम पर जब यूएस ने सैंक्शन लगाए, ये सब किया, उस टाइम हम तुम्हारे साथ खड़े थे, तुमसे ऑयल परचेस कर रहे थे, तुम्हारे देश में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे और हमारा तो पड़ोसी वाला रिश्ता नाता है, हम दोनों ही पाकिस्तान पे अपनी मिसाइलें छोड़ते हैं, तो हमें हमारे टैंकर वहां से जाने दो। ईरान बोलता है इंडिया आप निकाल लो अपने टैंकर, बस हमें डेट और टाइम बता देना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपके टैंकर आराम से निकल जाए। इवन ईरान ने यह भी बोला है कि इंडियन फ्लैग का कोई भी टैंकर दिखे तो उसको बिना कोई प्रॉब्लम जाने दो। इसके बाद आता है टीयर 3। क्या है टीयर 3? तो यूनाइटेड स्टेट्स और उनके एलाइज यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज, और इनको ईरान कहता है कि आ मत जाना इधर, धुआं धुआं कर दूंगा, तुम्हारे जहाज का मलबा भी नहीं बचेगा। इस जगह पर जो ईरान कुंडली मार के बैठा है ना, उस पर अभी पिछली रात ही फ्रांस के प्रेसिडेंट कैमरून ने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज हर हाल में फ्री होना चाहिए। इस पर ईरान ने कहा कि एक बार आओ और फ्री करा लो। अब इसके बाद कंट्रीज होती है टीयर 4 वाली। टीयर 4 में कौन कौन से कंट्री आते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर वो कंट्रीज आते हैं जिनका कोई वॉर से लेना देना नहीं है, ना ही ईरान से खास कोई लेना देना है, लेकिन ये सब देश ईरान के लिए कोई इंपोर्टेंस भी नहीं रखते। जैसे कि थाईलैंड की मयूरी नालिन नाम की जो एक स्टीमर जा रही थी और ईरान ने उसे देखते ही मिसाइल मार के उड़ा दिया, और बस इसलिए कि हमारी वार्निंग है, हमारी परमिशन के बिना तुम यहाँ आए कैसे। अब दोस्तों थाईलैंड का तो वॉर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसी छोटी कंट्रीज जिनका इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, उनको कोई नहीं पूछता, और इसलिए ये छोटे छोटे कंट्रीज जिनका जियोपॉलिटिकल में कोई बहुत बड़ा वेटेज नहीं है, वो बस किस्मत के भरोसे बैठे हैं कि शायद हमें ईरान वहां से निकलने दे, हमारे देश तक तेल पहुंचे, गैस पहुंचे। ईरान ये ना सोचे कि हम वेस्टर्न अलायंस में है या उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इंडिया को इसमें प्रिविलेज है। इंडिया कंट्री बड़ा है, हमारी इकोनॉमी बड़ी है और हमारा जियोपॉलिटिकली वेटेज भी है, इसीलिए हमने ईरान से भी नेगोशिएट कर लिया। हम अमेरिका में रिलायंस के द्वारा बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी बना रहे हैं, रशिया से भी तेल खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि देश बड़ा है हमारा, बड़े हैं हम, हमारी गिनती ज्यादा है, और इस गिनती के साथ अगर और ज्यादा एजुकेशन और ज्यादा प्रोस्पेरिटी जोड़ दी जाए तो सोचिए कहां तक पहुंचेगा हमारा देश। फिर भी इस युद्ध में हम भी अछूते नहीं हैं। हम डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व ना सके, लेकिन इस युद्ध के परिणाम तो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। वॉर का थोड़ा बहुत दावानर आज हमारे घर आंगन में भी आ चुका है। तो चले अब देखते हैं कि इस युद्ध से भारत को क्या फर्क पड़ा और साउथ एशियन देशों की स्थिति क्या है। ईरान और इजराइल के युद्ध की असर अब एशिया के कई सारे देशों में पड़ने लगी है। हमारे देश भारत में आज एलपीजी गैस की भयंकर तंगी हुई है।
सरकार ने रिफाइनरीज को घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी गैस के उत्पादन को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। देश में गैस की अछत हो गई है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित कई सारे स्टेट्स में कॉमर्शियल गैस सप्लाई रोक दी गई है या तो कम कर दी गई है। इस वजह से कई सारे राज्यों में रेस्टोरेंट्स और होटल टेम्पररी बंद करने की नौबत आ गई है और सरकार इसका अल्टरनेटिव भी ढूंढ रही है। इस युद्ध में और भी बुरे हालात तो पाकिस्तान के हो गए हैं, जबकि थाईलैंड में सरकारी कर्मचारियों के लिफ्ट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सबको सीढ़ी का यूज करने का निर्देश दिया गया है। थाईलैंड में वर्क फ्रॉम होम भी शुरू हो गया है और सरकारी प्रवक्ता के अनुसार वहां की सरकार ने ऊर्जा की बचत के लिए हो सके उतने अथाक प्रयास शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, वहां की सरकार ने एयर कंडीशन का टेम्परेचर 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक रखने का निर्देश दिया है। थाईलैंड सरकार के ही अनुसार उनके देश में अभी बस 95 दिन की ऊर्जा का भंडार बचा है। चीन की बात करें तो चीन ने क्रूड ऑयल की खरीदी को इस साल के शुरुआत में ही बढ़ा दिया था और उनके पास अब इसका स्टॉक हो चुका है। इसके साथ ही चीन की सरकार ने अपनी रिफाइनरियों को नया फ्यूल एक्सपोर्ट न करने के निर्देश दिए हैं और चीन के कई एक्सपर्ट्स और मीडिया हाउस का यह मानना है कि मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष लंबा चलने वाला है, जिसकी वजह से वैश्विक सप्लाई चेन और ज्यादा प्रभावित होगी और इस हालात में चीन अपने ऑयल भंडार का उपयोग कर सकता है। वियतनाम की बात करें तो वहां की सरकार ने ऊर्जा की बचत के लिए कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया है। इसके उपरांत वियतनाम सरकार ने फ्यूल पर लगने वाली इंपोर्ट की ड्यूटी को हटा दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्यूल इकट्ठा किया जा सके और इसके साथ वियतनाम सरकार और भी उपाय ढूंढ रही है। साउथ कोरिया की बात करें तो वहां की सरकार ने करीब 30 साल बाद फ्यूल पर कैप लगा दी है। वहां की सरकार का कहना है कि इस परिस्थिति में वो अपने देश के आम नागरिकों को राहत देना चाहते हैं। अब इन सभी देशों की सरकारें कोई ना कोई और विकल्प ढूंढ रही है जिसकी सप्लाई चेन स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पसार ना होती हो। अब देखना यह है कि ईरान के उत्तरीम शासक इस युद्ध को कहां तक ले जाते हैं। आने वाले कुछ दिनों, महीनों या भविष्य में ईरान का क्या हाल होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट में उसका टाइटल जरूर दें, हम उस पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और बने रहे द नॉलेज के साथ। हैव अ वंडरफुल डे, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।